नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी मेगा सिटी की बात करने वाले हैं जो इतिहास, भूगोल और संस्कृति का एक अनूठा संगम है। कोलकाता। इसे द क्रूसिबल ऑफ कॉन्ट्रास्ट्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विरोधाभासों की एक ऐसी भट्टी है जहां प्राचीन और आधुनिक, शांति और शोर शराबा सब एक ही जगह एक ही वक्त पर मिलता है। तो चलिए इस कमाल के शहर की गहराइयों में चलते हैं। ठीक है, तो चलिए सीधे इसमें उतरते हैं। सिटी ऑफ जॉय और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये इस शहर की आत्मा है। पर किसी शहर को इतने बड़े खिताब आखिर मिलते कैसे हैं? इसके पीछे आखिर किस तरह का इतिहास और ऊर्जा छिपी है? तथ्यों और आंकड़ों में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि कोलकाता सिर्फ एक फिजिकल जगह नहीं है, ये एक एहसास है, एक जज्बा है। आज के इस सफर का नक्शा बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। हम शुरुआत करेंगे कोलकाता के एक जनरल व्यू से, फिर चलेंगे शाही राजधानी के दौर में। उसके बाद वहाँ के लोगों, अर्थव्यवस्था और शहर के पुनर्जीवन को समझेंगे। फिर इस विशाल मेगा सिटी के रास्ते नापेंगे और आखिर में पहुँचेंगे भारत की सांस्कृतिक राजधानी के दिल में। तो सबसे पहले बात करते हैं मैक्रो व्यू की। किसी भी शहर को समझने के लिए उसका भूगोल देखना सबसे जरूरी होता है। कोलकाता भारत के पूर्वी हिस्से में हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। ये निचले गंगा डेल्टा का एक हिस्सा है और यही ज्योग्राफी इस शहर को व्यापार और संपर्क के लिए एक बेहतरीन गेटवे बनाती है। अब एक बहुत ही रोचक सवाल उठता है, इस शहर का नाम कोलकाता आखिर पड़ा कैसे? देखिए, इसके पीछे कई दिलचस्प थियोरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये शब्द काली क्षेत्र से आया है, जिसका सीधा मतलब है माँ काली का क्षेत्र। वहीं दूसरी थ्योरी मानती है कि इसका उद्गम बंगाली शब्द खालकटा से हुआ है, जिसका अर्थ होता है एक खोदी गई नहर। अंग्रेजों के आने के बाद सालों तक इसका ऑफिशियल नाम अंग्रेजी में कैलकाटा रहा, लेकिन 2001 में अपनी भाषाई और सांस्कृतिक जड़ों की तरफ वापस लौटते हुए इसका आधिकारिक नाम वापस कोलकाता कर दिया गया। 1813 मिलीमीटर। अब सवाल आता है कि ये क्या है? ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये कोलकाता में होने वाली औसत वार्षिक बारिश है। यहाँ का मौसम ट्रॉपिकल सवाना क्लाइमेट है। गर्मियों में यहाँ अचानक धूल भरी आंधी आती है और फिर तेज गरज के साथ जोरदार बारिश होती है। इसे स्थानीय भाषा में काल बैसाखी कहते हैं। आसमान का अचानक काला होना और हवाओं में मिट्टी की वो महक, ये सब इस शहर को जीने का एक बड़ा ही अहम हिस्सा है। अब इतिहास के थोड़े पिछले पन्नों पर चलते हैं। शाही राजधानी की ऐतिहासिक झलक। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि किसी समय मछुआरों और बुनकरों के छोटे छोटे 3 गांव सुतनुती, गोविंदपुर और कालीकता मिलकर आगे चलकर ब्रिटिश साम्राज्य का दूसरा सबसे बड़ा शहर बन गए। ये परिवर्तन अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी है। इतिहास के ये 4 साल इस शहर की पूरी किस्मत तय करते हैं। देखिए, 1690 में ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है। फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद इस शहर का पूरा नियंत्रण ब्रिटिश हाथों में चला जाता है। वक्त आगे बढ़ता है और 1911 में अंग्रेज अपनी राजधानी कलकत्ता से हटाकर न्यू दिल्ली ले जाते हैं। और फिर आता है 1947 का साल, जब भारत का विभाजन होता है। इन बड़ी ऐतिहासिक घटनाओं और राजनीतिक बदलावों ने शहर के भूगोल को तो बदला ही, साथ ही यहाँ की जनसंख्या और अर्थव्यवस्था पर एक ऐसा असर छोड़ा जो आज भी देखा जा सकता है। तो चलिए अब थोड़ा और करीब से देखते हैं, लोगों की, अर्थव्यवस्था की और शहर के पुनर्जीवन की बात करते हैं। हम समझेंगे इस शहर की बेपनाह भीड़ को और उस आर्थिक उतार चढ़ाव को जिसे कोलकाता ने पिछले कुछ दशकों में करीब से महसूस किया है। ये मेगा सिटी सच में कितनी भीड़ भारी है, इसका अंदाजा लगाना हो तो इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। प्रति वर्ग किलोमीटर में 24,252 लोग रहते हैं और इस पूरे मेट्रो रीजन की आबादी 1,40,00,000 से भी ज्यादा है। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि ये शहर आखिर कितना पैक्ड और एनर्जेटिक है। यहाँ की किसी भी सड़क पर कदम रखते ही लगातार चलती हुई आबादी और एक अलग ही ऊर्जा का एहसास होता है। यहाँ जिंदगी कभी रुकती नहीं है। अब यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात निकल कर आती है वो ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। 1980 के दशक में आर्थिक स्थिरता और लगातार हड़तालों की वजह से 1985 में इस शहर को एक डाइंग सिटी यानी मरता हुआ शहर तक कह दिया गया था। लेकिन आज की वास्तविकता बिल्कुल अलग है।
आज कोलकाता की जीडीपी 150 से 250 बिलियन डॉलर्स के बीच आंकी जाती है और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है सॉल्ट लेक सिटी और न्यू टाउन जैसे इलाकों में तेजी से बढ़ते आईटी और टेक सेक्टर को। ये एक शहर के पुनर्जीवन की सच में एक बेहतरीन कहानी है। चलिए अब थोड़ा रुख करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। एक ऐसे शहर में जहां आबादी इतनी ज्यादा घनी है, वहां आखिर करोड़ों लोग हर रोज यहां से वहां सफर कैसे करते हैं? यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम आधुनिकता और इतिहास का एक अजीब सा लेकिन बड़ा ही खूबसूरत मिश्रण है। एक तरफ यहाँ विशाल सबर्बन रेल नेटवर्क और भारत की सबसे पुरानी अंडरग्राउंड मेट्रो है जो 1984 में शुरू हुई थी। ये आधुनिकता की निशानियां हैं। वहीं दूसरी तरफ आज भी लगभग 150 साल पुरानी ट्रेडिशनल ट्रैम्स अपनी धीमी रफ्तार में चलती नजर आती हैं। और मालूम है, पूरे भारत में ट्रैम्स अब सिर्फ यहीं बची हैं। इसके अलावा वो आइकॉनिक पीली एम्बेसडर टैक्सियां और हाथ से खींची जाने वाली रिक्शाज आज भी मेट्रो पिलर्स के बगल से गुजरती हैं। ये शहर अपनी पुरानी धरोहर को बिना छोड़े नए जमाने के साथ कदम मिलाता है। और यातायात की बात हो तो एक और हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आता है, 2448। ये क्या है? ये प्रति किलोमीटर सड़क पर चलने वाले वाहनों की संख्या है। बिल्कुल सही सुना आपने। और यही वजह है कि कोलकाता पूरे भारत में सबसे ज्यादा कार डेंसिटी वाला शहर है। इस हैवी भीड़-भाड़ वाले ट्रैफिक और पुरानी पतली सड़कों के बीच से अपना रास्ता निकालना इस शहर की रोजमर्रा की जिंदगी का एक अनअवॉइडेबल हिस्सा बन चुका है। तो आखिर में आइए आते हैं सीधे स्ट्रीट लेवल पर, भारत की सांस्कृतिक राजधानी के बिल्कुल दिल में, क्योंकि असली कोलकाता तो यहीं बसती है। यहाँ के लोकल नेबरहुड्स, जिन्हें बोलचाल की भाषा में पारा कहा जाता है, और यहाँ की वो मशहूर अड्डा कल्चर। ये अड्डा क्या है? ये वो फ्री स्टाइल बातचीत है जहाँ लोग नुक्कड़ पर बैठकर बिना किसी रोक टोक के घंटों तक साहित्य, राजनीति, सिनेमा और दर्शन पर लंबा डिस्कशन करते हैं। यही तो इस शहर की जान है। इस अड्डा कल्चर को और भी अमीर बनाती है यहाँ की जनसंख्या की विविधता। 2011 के सेंसस पर नजर डालें तो लगभग 76% हिंदू और 20% मुस्लिम आबादी के साथ साथ यहाँ क्रिश्चियन, जैन, सिख और बुद्धिस्ट समुदाय भी मिलजुल कर रहते हैं। और एक मजेदार बात ये है कि भारत की अकेली चाइना टाउन भी यहीं मौजूद है। ये जो विविधता है ना, यही इस शहर के सामाजिक ताना बाना, पर्व और ऐतिहासिक मेलजोल को इतना समृद्ध और रंगीन बनाती है। अब इतनी सारी बातें हो गईं, तो कल्चर की बात खाने के बिना कैसे पूरी हो सकती है? किसी के भी मुंह में पानी आ जाए जब बात हो कुरकुरी बेगुनी की, मसालेदार तीखे फुचके की और दुनिया भर में मशहूर उन कोलकाता काटी रोल्स की। और ठीक है, ट्रेडिशनल मच्छर झोल यानी फिश करी को कैसे भूला जा सकता है? और खाने का अंत, वो तो हमेशा मिठास से भरे रसोगुल्ला और संदेश के साथ ही होगा। ये स्ट्रीट फूड और ट्रेडिशनल डिशेस इस शहर के करोड़ों लोगों की डेली लाइफ का एक बड़ा ही स्वादिष्ट हिस्सा है। खाने के बाद आता है खेल, और खेल कूद की दुनिया में इस शहर का जुनून एकदम दोहरा है। एक तरफ ईडन गार्डन्स में क्रिकेट का एक बहुत बड़ा और शानदार इतिहास है, पर यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि पूरे भारत के मुकाबले कलकत्ता में फुटबॉल का क्रेज एक बिल्कुल ही अलग लेवल पर है। मोहन बागान और ईस्ट बंगाल के बीच की जो वो आग उगलने वाली ऐतिहासिक राइवलरी है ना, जिसे लोग कोलकाता डार्बी कहते हैं, वो असल में इस शहर के स्पोर्टिंग दिल की धड़कन है। ये पैशन बाकी जगहों पर आसानी से नहीं मिलता। और जब बात ग्रैंड सेलिब्रेशंस की आती है तो दुर्गा पूजा का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस महोत्सव का स्केल इतना बड़ा है कि यूनेस्को ने इसे इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में मान्यता दी है। पंडलों की विशालता, मूर्तियों की बेमिसाल कला और पूरे शहर का खुशी से सड़कों पर उतर आना, ये एक ऐसी आर्टिस्टिक और विजुअल स्पेक्टिकल बनाता है जो शहर को सच में ग्लोबल लेवल पर एक कल्चरल कैपिटल साबित करता है। वो 5 दिन शहर पूरी तरह से एक मैजिकल दुनिया बन जाता है। तो इस एक्सप्लेनर के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच गए हैं। इतिहास, भूगोल और संस्कृति के इस अनूठे मेल को देखने के बाद एक बड़ा सवाल जहन में जरूर आता है। एक ऐसा शहर जो अपने शाही और सांस्कृतिक इतिहास से इतनी गहराई से जुड़ा हुआ है, वो आने वाले वक्त में एक 21वीं सदी की टेक मेगा सिटी के रूप में खुद को आगे कैसे ढालेगा? शायद यही कलकत्ता का सबसे बड़ा विरोधाभास भी है और इसका सबसे रोचक भविष्य भी। आज के सफर में बस इतना ही। उम्मीद है इस मेगा सिटी का ये विश्लेषण जरूर पसंद आया होगा। फिर मिलेंगे।